Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. I welcome to all of you by the Garrison School Nankana Sahib in lecture number 4, chapter number 10 from the 10th standard biology. तो बेटा इस चैप्टर में हम गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन इसी अपना लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे द सेम टॉपिक, बिकॉज इसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो पैसेज वे पढ़ रहे थे, एयर पैसेज वे, वो हमने 3 एयर पैसेज वे डिस्कस कर लिए थे। 3 एयर पैसेज वे हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किए थे, और उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ट्रेकिया। ठीक है जी। नेज़ल कैविटी में हमने देखा था, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं आपको, कि उसमें एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, एयर को फिल्टर किया जाता है। फेरेंक्स में ये जस्ट एक पैसेज वे है जिसके ज़रिए एयर जो है वो लेरेंक्स में दाखिल होती है। ठीक है। इसके फ्लोर पर आपने पढ़ा था कि एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए एयर गुजर कर लेरेंक्स में आती है। लेरेंक्स वॉइस बॉक्स का काम करता है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेकिया से। तो बेटा आप यहाँ पे डायग्राम की तरफ देखें, यहाँ पे तो आपको ये वाला पाइप मैंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये ट्रेकिया का पाइप है। ठीक है जी। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक डिवाइड होने से पहले तक ये ट्रेकिया कहलाता है। ठीक है। तो ये एक डक्ट है जो लार्ज इन साइज़ होती है, और इसमें चूँकि प्योर हवा होती है, इसमें अब फूड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फूड इधर चली गई है, अब इसमें हवा है, तो इसको हम विंड पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है। आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, ट्रेकिया आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। ठीक है, ये प्योर विंड पाइप, और ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसके अंदर कार्टिलेज के बने हुए सी शक्ल के जो है वो रिंग होते हैं। मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज जो होता है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बट इलास्टिक वन। ठीक है, इसमें जो है वो इलास्टिसिटी भी पाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि ये हमारे कान के अंदर कार्टिलेज, ये हमारा कान कार्टिलेज का बना हुआ है, तो इसलिए ये फोल्ड हो जाता है। अगर ये बोन का बना होता तो ये फोल्ड नहीं होता। तो लिहाजा इसके अंदर कार्टिलेज के सी शक्ल के जो है वो रिंग बने होते हैं। ये जो मैंने कोशिश की है बनाने की, ये जो सर्कल से बने हुए हैं, इसी तरह के इसमें ऊपर एक मस्कुलर जो लेयर होती है, उसके नीचे यानी कवरिंग होती है, और उसके नीचे सी शक्ल के ऐसे रिंग होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जब विंड पाइप से हवा नहीं गुजर रही होती, तो जो उसकी दीवारें हैं ट्रेकिया की, वो आपस में कोलैप्स ना कर जाएं, यानी पाइप जो है वो बंद ना हो जाए, हवा गुजरने का रास्ता बंद ना हो जाए। इसलिए वो सी शक्ल के कार्टिलेज के बने हुए रिंग होते हैं, ताकि उसको कोलैप्सिंग से बचाया जा सके। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैंने बताया सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है? कार्टिलेज कीप्स द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, तो वो इसको पाइप को बंद नहीं होने देते। ठीक है जी, लिहाजा हवा का गुजर जो है वो इसमें रहता है। अच्छा जी, अब आप देखें ट्रेकिया के अंदर और क्या होता है। ट्रेकिया के अंदर बेटा और इसके अंदर सीलिया होते हैं और मस्कुलर ग्लैंड होते हैं। सीलिया और इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं। यानी ये मैं यहाँ पे अगर ऐसे ट्रेकिया बना दूँ मिसाल के तौर पर, वो कह रहा है कि इसके अंदर दीवारों के साथ छोटे छोटे सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ, और इन दीवारों के अंदर जो है वो ग्लैंड होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं? जो सेक्रेशन खारिज करते हैं, यानी म्यूकस खारिज करते हैं। एक तो ये सीलिया हो गए,
एक म्यूकस खारिज करने वाले ग्लैंड होते हैं। तो हर वक्त यहाँ पे दीवारों के साथ कुछ सेक्रेशन यानी म्यूकस रहती है। ये मैं डॉट लगा रहा हूँ, यानी ये एक सेक्रेशन है जो दीवारों से निकलती है, हर वक्त दीवारों के साथ रहती है। इससे क्या होता है कि दीवारें जो हैं वो मॉइस्ट रहती हैं, दीवारें मॉइस्ट रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी इनका काम वही है जो म्यूकस का और हेयर का नेज़ल कैविटी के अंदर था। यहाँ पर भी ये क्या करते हैं, जो नेज़ल कैविटी में जो डस्ट पार्टिकल ट्रैप नहीं होते वो जो है ट्रेकिया से गुजरते हुए भी ट्रैप होते हैं। जब वो ट्रेकिया से गुजरते हैं तब भी जो एयर है वो फिल्टर होती है। हवा क्या होती है, एयर जब ट्रेकिया से गुजरती है तो तब भी फिल्टर होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा जब कभी हमें कोई थ्रोट की इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है तो हमारी सेक्रेशन ज़्यादा बनती है। वो जो सेक्रेशन है, अगर वो सेक्रेशन ट्रेकिया में बन रही है या ब्रोंकाई में बन रही है तो वो सेक्रेशन तो फिर इधर रह जाएगी, तो उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है, तो नुकसान करेगी। तो आपने देखा कि वो अपवर्ड मूव करती है और हमारे थ्रोट में आ जाती है। हम उसे बाहर फेंक सकते हैं या हम उसे निगल भी सकते हैं। बाज़ का लोग निगल जाते हैं, कुछ लोग उसको बाहर भी फेंक देते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये जो सीलिया हैं ये हेल्प आउट करते हैं, ये बीट करते हैं, अपवर्ड बीट करते हैं। क्या करते हैं, अपवर्ड बीट करते हैं। जब सेक्रेशन ज़्यादा बनती है तो ये अपवर्ड बीट करते हैं, तो ये उस सेक्रेशन को ऊपर लेकर जाते हैं, हमारे थ्रोट में लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ जब आती है सेक्रेशन तो उसको हम बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है, या हम उसको निगल भी सकते हैं, स्वेलो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया बेटा ट्रेकिया के हवाले से। मैंने आपको बताया कि ट्रेकिया क्या है। ट्रेकिया जो है वो एक प्योर विंड पाइप है जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसका जो इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं और इसका काम ये होता है कि ये हवा को ब्रोंकाई के ज़रिए लंग्स में लेकर जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने बताया सीलिया और ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं इसकी दीवारों के अंदर, ठीक है। सीलिया मैंने बताया कि बीट करते हैं, ठीक है, और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है ये सेक्रेशन खारिज करते हैं, यानी म्यूकस बनाते हैं, ठीक है, जो इसकी दीवारों के साथ हर वक्त रहती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रोंकाई। तो ये देखें ट्रेकिया जो है आपके पास, ये ट्रेकिया जब थोरैसिक कैविटी के अंदर एंटर होता है, यानी हमारे सीने में एंटर होता है, ट्रेकिया जो है ये यहाँ से नीचे जब ट्रेकिया हमारे ये थोरैसिक कैविटी है हमारा जो, ठीक है, थोरैसिक कैविटी में जब ये दाखिल होता है तो ये आगे मज़ीद दो पाइप में, मज़ीद 2 डक्ट में तकसीम हो जाता है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई और सिंगुलर, यानी एक को हम कहते हैं ब्रंकस, ठीक है। वाहिद इसका ब्रंकस होगा यानी सिंगुलर, और इसका प्लूरल जो है वो ब्रोंकाई, ये जमा है, ठीक है, ज़्यादा को कहते हैं, ये एक को कहेंगे ब्रोंकस। तो इसका एक ब्रोंकस जो है वो एक तरफ के लंग की तरफ लंग में एंटर हो जाता है और दूसरा ब्रोंकस जो है वो दूसरे लंग्स में एंटर हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ब्रोंकस जो है वो एक लंग्स में जा रहा है, दूसरा दूसरे लंग्स की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो उसको कोलैप्स नहीं होने देते, इसी तरह वो रिंग ब्रोंकाई के अंदर भी पाए जाते हैं और उनका सेम फंक्शन होता है। इसके अलावा ये सीलिया और ग्लैंडुलर सेल्स ये भी ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंकस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर जी? नेक्स्ट अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो है ये जब लंग्स में दाखिल होती हैं, मैंने इस तरफ दिखाया हुआ है, जब ब्रोंकाई लंग्स में दाखिल होती हैं तो आप देख रहे हैं कि वो मज़ीद तकसीम दर तकसीम हो जाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम वो तकसीम होती हैं और वो बना देती हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है जी, ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। ब्रोंक्यूल जो है ये फर्दर डिवीजन है ब्रोंकाई की और इनके अंदर भी
कार्टिलेजिनस के रिंग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सिंपल होते जाते हैं। जैसे जैसे जो हमारा पाइप है वो नैरो होता जाता है, वैसे ही जो हमारा कार्टिलेजिनस रिंग है वो भी सिंपल होते जाते हैं, और एट द एंड कार्टिलेजिनस रिंग जो हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर द डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ब्रोंकाई जो है वो आगे तकसीम होती है, जब वो लंग्स में दाखिल होती है तो ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। ब्रोंक्यूल जो हैं वो भी, उसके अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, और इनका काम है हवा को आगे फॉरवर्ड एल्वोलाई की तरफ लेकर जाना। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें नेक्स्ट, ठीक है, तो आगे जो है वो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को, ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं और ये जो फाइन, ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं, ये आप समझें फाइन ट्यूब्स हैं। अब देखिए इनमें कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है और ये माइक्रो किस्म की ट्यूब्स बन चुकी हैं, और इन माइक्रो किस्म की ट्यूब्स के आगे आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इनको बड़ा करके देखें यहाँ पे, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया आपके सामने, तो ये वाली जो ट्यूब है इसको हम बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। ये किसके बाद आती है, किसके डिवाइड होने के बाद बनती है? ये ब्रोंक्यूल्स के डिवाइड होने के बाद बनती है। ठीक है जी। और इसके एंड पर कुछ थैलियाँ होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा थैलियाँ होती हैं। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ये छोटी छोटी थैलियाँ हैं, और ये क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं, गुच्छों की शक्ल में होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों का गुच्छा एक होता है। ठीक है। तो उसी तरह ये भी अंगूरों के गुच्छों की तरह प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलर डक्ट के साथ। ठीक है जी। तो एल्वियोलर डक्ट जो है वो कैरी करती है एल्वोलाई को। ठीक है जी। और ये एयर को एल्वोलाई में लेकर जाती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है इसका मेन ऑर्गन एल्वोलाई है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्वोलाई को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जैसे मैंने बताया कि जो एल्वियोलर डक्ट है वो आगे सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी आगे जो है वो बंच ऑफ सैक में दाखिल होती है। ठीक है। तो वहाँ पे वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगी। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाएगी? सैक। ये एक जिसको मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये एक सर्कल जो है ये एक सैक है। ठीक है। तो इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। एल्वोलाई, मैं इस एक को, ये सारी एल्वोलाई हैं, और एल्वियोलस जो है वो ये सिंगुलर, इसको हम एक को एल्वियोलस कहेंगे। ठीक है। एल्वियोलस ये एल्वोलाई का वाहिद बनता है। ठीक है। सिंगुलर बनता है। तो ये जो एक एल्वियोलस है, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। वो ये कह रहा है कि एल्वोलाई एक थैलीनुमा साख्त है, एक थैलीनुमा साख्त है जिसकी दीवारें जो हैं वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई हैं, सिंगल लेयर की, एपिथेलियल सेल के सिंगल लेयर की बनी हुई है। ठीक है। तो इसका मतलब है सिंगल लेयर अगर है तो इसका मतलब है कि उसमें से मटेरियल जो है उसकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, हवा एक्सचेंज हो सकती है, ब्लड एक्सचेंज हो सकता है, यानी कुछ भी उसमें मटेरियल पास आउट हो सकता है। ठीक है जी। तो फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो एल्वोलाई जो है ये रेस्पिरेटरी सरफेस देती है, प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी को। रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी को। इसका मतलब है कि एल्वोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। दोबारा सुने, एल्वोलाई ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और इसके ऊपर जो है वो ब्लड कैपिलरीज अपना कैपिलरीज से ये लिपटा होता है। इसके ऊपर जो है वो आर्टरियोल्स आते हैं,
यानी खून की नालियाँ, आर्टरियोल जो हैं वो आगे तकसीम होते हैं। यानी पुल्मोनरी जो आर्टरी है, पुल्मोनरी आर्टरी वो लंग में दाखिल होती है। जब वो लंग में दाखिल होती है तो उसके बाद वो तकसीम होती है और वो बना देती है आर्टरियोल्स। ठीक है जी, आर्टरियोल्स बना देती है। और वो ये आर्टरियोल्स है, ये ऐसे जा रहा है आगे, फिर ये तकसीम हो जाएगा, काफ़ी टाइम तकसीम होगा और ये बना देगा फिर कैपिलरीज, जिसकी बात हो रही है कि एल्वलाई बाउंड बाय कैपिलरीज। ये जो एल्वलाई है इसके ऊपर, यानी ये एक एल्वियोलस है, ये इसकी डक्ट है, ये एक एल्वियोलस है और इसके ऊपर ये कैपिलरीज से ये घिरी हुई है। ठीक है जी, इस तरह से ये समझे जो मैंने लाइनें लगाई हैं, ये कैपिलरीज हैं, एक जाल है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ने इसके ऊपर घेरा हुआ है। आपको पता है कि जो कैपिलरीज होती हैं वो भी सिंगल लेयर होती हैं और जो हमारे पास एल्वियोलस है वो भी सिंगल लेयर है, हमने पढ़ा है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, इसकी दीवारें। तो यहाँ पे अब गैसेस एक्सचेंज होंगी। मसलन क्या होगा कि जब हवा दाखिल होगी एल्वलाई के अंदर तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में शामिल कर दी जाएगी और ब्लड के अंदर, कैपिलरीज के अंदर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वलाई के अंदर हवा में दाखिल कर दी जाएगी, शामिल कर दी जाएगी। ठीक है, और इस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में दाखिल हो जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में चली जाएगी, गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो एल्वलाई है ये सिकुड़ेगी और हवा जो है वो बाहर निकल, यानी ये सारी की सारी एल्वलाई जो हैं ये जब लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, थोरेसिक कैविटी का जब दबाव पड़ता है तो ये स्क्वीज़ होती हैं और हवा जो है वो लंग्स से बाहर निकलती है और फिर वो एनवायरनमेंट में चली जाती है आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है जी, तो बेटा एल्वलाई की समझ आ गई आपको। एल्वलाई किससे कहते हैं? एल्वलाई जो है वो एक मेजर जो ऑर्गन है, मेजर इसका एक स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का या लंग्स के अंदर ये प्रेजेंट है। माइक्रो किस्म का ये होता है, आप इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं। ये माइक्रो किस्म का होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बताया। ठीक है, और ये ह्यूमन बॉडी में जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और इसकी दीवारें चूँकि सिंगल सेल्ड होती हैं और चूँकि कैपिलरीज ने इसको घेरा हुआ होता है, ब्लड कैपिलरीज ने, तो इसकी वजह से गैसों का तबादला होता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट डायग्राम की मदद से कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये हॉट है, ह्यूमन हॉट। ह्यूमन हॉट से पुल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में दाखिल हो जाता है। ठीक है जी, जिसको यानी जिसमें ऑक्सीजन शामिल की जाएगी। तो अब जब ये पुल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में दाखिल होती हैं तो लंग्स में दाखिल होने के बाद ये आर्टरियोल्स में तकसीम हो जाती हैं, जैसे मैंने बताया आर्टरियोल्स में। ठीक है, और आर्टरियोल्स आगे फिर कैपिलरीज में तकसीम हो जाता है। ये लंग्स के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, और इन कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज हैं लंग्स के अंदर जो मौजूद एल्वलाई हैं उनको घेरे हुए होती हैं, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं और फिर जो कैपिलरीज हैं वो आगे वैन्यूल्स बनाती हैं। ये लंग्स के अंदर ही हो रहा है, इनके ऊपर ही वैन्यूल्स बनाती हैं और वैन्यूल्स आगे जो हैं वो पुल्मोनरी वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और लंग से वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पुल्मोनरी वेन के ज़रिए से ह्यूमन हार्ट में वापस आ जाता है। इस तरह से हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक था एयर पैसेजवे जो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ। नेक्स्ट हमारा जो
दूसरा मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एयर पैसेजवे के अलावा, वो हमारे पास है लंग्स। ठीक है जी। तो लंग्स जो हैं बेटा, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने एक लंग का, एक ही मैंने लंग बनाया, दूसरा नहीं बनाया। ठीक है, इसी से हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखें कि मैंने जैसे बताया कि एल्वोलाई जो हैं वो लंग्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है एल्वोलाई जो हैं वो मिलकर एक तरफ की जितनी भी एल्वोलाई हैं वो मिलकर एक तरफ का लंग्स बना देती हैं। ठीक है जी। इसके अंदर ये एल्वोलाई से भरा हुआ है, तो एल्वोलाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं लंग को कॉन्स्टिट्यूट करने की। ठीक है जी। तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। ठीक है, और ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। इस एरिया में ये हमारा एक लंग इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, और इसके सेंटर में ह्यूमन हार्ट होता है। ठीक है जी। तो दो इस तरह से हमारे जो है वो लंग्स होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी चेस्ट कैविटी है, इसके अंदर हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी 12 रिब्स इधर से आती, जिसे हम पसलियों की हड्डियां कहते हैं। 12 रिब्स इधर से आती हैं और 12 ही इधर से आती हैं, तो टोटल 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स कंस्ट्रक्ट आवर चेस्ट वॉल along with the रिब्स मसल्स, और इन रिब्स के साथ मसल्स मौजूद होते हैं जो रिब्स को मूव करवाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स ये हमारा चेस्ट कैविटी बनाते हैं। क्या करते हैं जी? चेस्ट कैविटी बनाते हैं या चेस्ट की दीवार बनाते हैं, चेस्ट वॉल आप कह लें। ठीक है जी। अच्छा, इस चेस्ट वॉल के अंदर या कैविटी के अंदर हमारे लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये। ठीक है, इसके बाद लंग्स के नीचे अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, नीचे इसके यहाँ पे ये लंग्स मैंने बनाए हैं, यहाँ पे एक मस्कुलर साफ्ट होती है जो नीचे से लंग्स को सपोर्ट करती है। साइडों से रिब्स आती हैं, वो इसकी चेस्ट वॉल बनाती हैं, और नीचे से लंग्स को जो होल्ड करने के लिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं डायाफ्रेम। क्या कहते हैं? डायाफ्रेम। डायाफ्रेम होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्रेम। ठीक है, लंग्स जब सिकुड़ते और फैलते हैं तो ये डायाफ्रेम और रिब्स और डायाफ्रेम ये हेल्प आउट करते हैं। यानी रिब्स जो है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है, और जो रिब्स आती हैं इधर से और इधर से जो रिब्स आती हैं वो प्रेशर बनाती हैं और कभी प्रेशर रिलीज़ करती हैं। ठीक है जी। इस तरह से जो हमारे लंग्स हैं वो फैलते और सिकुड़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो लेफ़्ट लंग है, लेफ़्ट लंग इस तरफ का जो हमारा लंग है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है, राइट लंग से छोटा होता है, और उसकी 2 लोब होती हैं। लोब से क्या मुराद है? लोब से मुराद ये है कि उसकी यहाँ पे ऐसे एक लोब बनी होती है। ठीक है, यानी ये अलग पार्ट हुआ होता है, सेपरेट होता है ताकि थोड़ी सरफेस ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये लेफ़्ट लंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह लोब बनी होती है। तो इसकी 2 ही लोब होती हैं। ठीक है, और राइट लंग जो हमारा वो लेफ़्ट लंग से बड़ा होता है साइज़ में, और इसकी 3 लोब्स होती हैं। मीन्स के एक ये वाली लोब और एक ये वाली लोब, इस तरह से 1 2 3 3 लोब होंगी। ठीक है, इसके अलावा देखें कि हमारा जो लंग है वो किस तरह का ऑर्गन होता है। स्पॉन्जी टाइप होता है और इलास्टिक होता है। ठीक है, स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन है, बहुत नरम होता है टच करने में। अगर आप इसको देखें तो स्पॉन्ज की तरह का होता है, जैसे आपने जो है वो स्पॉन्ज जैसे पढ़ा होगा, मसामदार होते हैं, मसामदार ये जानदार है स्पॉन्ज। ठीक है, तो ये लाइक स्पॉन्ज होते हैं। ठीक है जी, स्पॉन्जी लाइक होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इसकी स्ट्रक्चर को, मैंने यहाँ पे इसकी 2 जो कवरिंग बनाई हैं आपको नज़र आ रही होंगी, एक ये वाली कवरिंग है और एक ये वाली कवरिंग है। इस कवरिंग को हम कहते हैं
आउटर, ये ऊपर वाली साइड पे है तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाएगी, ठीक है जी। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये जो नीचे वाली है वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाएगी। क्लियर? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के जो दरमियान जगह खाली आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर पाया जाता है फ्लूइड, पानी की तरह का कोई मादा पाया जाता है, ठीक है जी। तो इनका काम क्या है, यानी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। अब जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है उसको सपोर्ट करने के लिए आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन बनाई गई है, ठीक है, ताकि किसी एक्सटर्नल ऑर्गन से लंग्स को नुकसान ना हो। जब ये सिकुड़ते और फैलते हैं तो ये डैमेज ना हो, ठीक है, डायरेक्ट इनकी जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो डैमेज ना हो, ठीक है जी। और दोनों मेम्ब्रेन्स को आपस में वो फ्रिक्शन ना हो, जब ये सिकुड़ते और फैलते हैं तो इनकी आपस में भी इन दोनों मेम्ब्रेन की फ्रिक्शन ना हो, इसलिए इन दोनों के दरमियान फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे ये स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स की, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आपने इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल जो हैं वो रिब्स मसल्स को कहते हैं, ठीक है। और ये रिब्स को सिकुड़ने और फैलने में मदद देते हैं, ठीक है जी। ये जब ये मसल सिकुड़ते हैं तो रिब्स उठ जाती हैं, और जब ये रिलैक्स होते हैं तो रिब्स वापस अपनी असली हालत में आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह डायफ्रेम है, डायफ्रेम जो है ये जब इसके मसल सिकुड़ते हैं तो ये डाउनवर्ड मूव कर जाता है, और जब रिलैक्स होते हैं तो ये अपवर्ड मूव करता है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये सारा आपने इसको लर्न करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हम लास्ट में एग्जामिनेशन डिकोडेड इसके चेक कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसमें व्हाट इज़ ट्रेकिया एंड इट्स फंक्शन मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। एल्वलाई को डिफाइन करना है, ठीक है, इसको इसका फंक्शन भी आप लर्न करेंगे। व्हाट डज मीन बाय डायफ्रेम अभी मैंने डिस्कस किया। इंटरकॉस्टल मसल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हाउ गैसेस एक्सचेंज इन एल्वलाई, तो एल्वलाई के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।